डीमोनेटाइजेशन। सर मेरे विचार से यह भी एक जुमला है, वो जो 5 राज्य में चुनाव होने वाला था, अब हो रहा है नवंबर में। ये सोचा गया कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो हमको तो पकड़ेगा भाई, तुम बाहर से काला धन वापस लेने का जो आश्वासन दिया था क्या हुआ, हमारा खाते में 15 लाख जमा करने का आश्वासन दिया था वो क्या हुआ, जनता को हम क्या जवाब देंगे। तो ऐसा कुछ कदम उठाया जाए ताकि कुछ आंधी पैदा किया जाए और चुनाव बीत जाने का बाद हम फिर अपना गीत संगीत गाते रहेंगे और बोलेंगे वो तो चुनावी जुमला था। तो यही मेरे विचार से यही एक कारण था कि उस समय अचानक ये कर दिया। तो हमारे नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने पहले लीडर हिंदुस्तान में जिन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया। फिर बाद में दूसरे राजनीतिक दल की नेताओं ने बयान दिया। तो हम पर इल्जाम लगाया गया कि ये लोग तैयार नहीं थे, इसलिए लोग डर गए। इसका मतलब मैं विस्तार से नहीं बोलना चाहता हूं, ये सदन है, अपर हाउस है, लेकिन सब कोई समझता है कि प्रधानमंत्री जी भी बोला कि ये लोग तैयार नहीं थे। इसका और भी एक अर्थ निकलता है, इसका मतलब सत्ताधारी दल तैयार थे, ये लोग तैयार थे, ये लोग जानते थे क्या होने वाला है और तैयार थे और जानते थे। इसलिए कलकत्ता की बैंक में पैसा जमा हुआ एक रात में हजारों करोड़ रुपया, और बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदा गया पहले से ही कैश में। तो ये तैयार थे, ये लोग का जानकारी था कि ये होने वाला है, इसलिए काला धन जितने इनके पास थे सब सफेद हो गया, सब सफेद हो गया। और जब तक ये सत्ता में रहेंगे, ना तो कोई ईडी, ना कोई सीडी, ना कोई सीबीआई, ना कोई एसएफआई, क्या है एसएफआईओ, ये कोई छानबीन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये सब जानते हैं। दूसरों लोगों के पीछे लगा देंगे, चलो इसको पीछे लगा दो, उसको पीछे लगा दो। डायरेक्ट साहब ज्यादा बोल रहे हैं, इसको डायरेक्ट साहब को थोड़ा उसको कंठरोध करना है, उसको पीछे केस दे दो, उसको जेल में भेज दो। ऐसा चल रहा है सर। मैं उस पे नहीं, मैं गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज जो निकाला था उस दिन 8 नवंबर और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 8 नवंबर, दोनों मेरे पास है, सब देखे हैं शायद। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं। With a view to curbing financing of terrorism through the proceeds of fake Indian currency notes and use of such funds for subversive activities such as espionage, smuggling of arms, drugs and other contrabands into India, and for eliminating black money, which casts a long shadow of parallel economy on our real economy, it has been decided to cancel the legal tender character of the high denomination notes, etc., etc. This is the objective of the government notification for demonetization. Some people say demonetization. I don't say. Demonetization, these are the 4 or 5 objectives. Black money comes at the last. The first one, use of funds for subversive activities, such as, my question is, after 90 days of the declaration of the demonetization, how much fake currencies have been seized? How much black money has been recovered? To what extent the subversive activities have been curbed? Why there is no mention in the presidential speech or the budget speech or by any statement of the government so far? This House wants to know. The nation wants to know. 3 महीना से ज्यादा कतार में खड़े हैं
अर्नब गोस्वामी को विदाई हो गया। 3 महीने से ज्यादा समय तक हिंदुस्तान की सारे जनता बैंक और एटीएम की कतारों के सामने खड़े रहे, इस उम्मीद पर कि आज जो हम कष्ट कर रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री जी जो बोला, सरकार ने जो बोला, कालाधन, सारे कालाधन जब्त हो जाएगा हिंदुस्तान में, उस हिंदुस्तान में हरियाली छा जाएगी, इस आशा में हमारी जनता 3 महीना कष्ट किया। अब उस जनता के सामने सरकार का कोई जवाब नहीं है। आज तक सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिया। उस जनता के सामने सरकार ने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं बोला कि कितने पैसा कालाधन बरामद हुआ। अरे कैसे कालाधन बरामद होगा? ये तो जुमला है ना। मैं तो पहले बोल चुका हूं कि ये जुमला है। अगर जुमला नहीं होता तो आप जब बोला कि हम विदेश में इतना कालाधन हम लाएंगे, ये करेंगे, उस दिन परसों रोज हमारे वित्त मंत्री जी एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे, हमने एग्रीमेंट किया है सिंगापुर से, हमने एग्रीमेंट किया है मॉरिशस से और न जाने कितने सारे देशों से। वो एग्रीमेंट होगा जैसे एमओयू होता है, टॉन एमओयू होता है साल भर, और कितना इन्वेस्टमेंट होता है वास्तव में वो हम जानते हैं। वैसा ही सिग्नेचर हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। कब से हो रहा है? जैसे वित्त मंत्री जी ने बताया तो सुन के लगा कि अभी ये सरकार आने का बाद शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है। ऐसा एग्रीमेंट हमारे कई देशों से पहले से ही है। 70 से ज्यादा देशों से हमारा साथ एग्रीमेंट है कि कालाधन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन देगा हमको। स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक तो सबसे ज्यादा चर्चित है। हम जब छोटे थे उस समय मैं सुनता था स्विस बैंक में कालाधन जमा करते हैं हिंदुस्तान के कुछ लोग। आज मैं बुरा हो गया, अभी भी सुन रहा हूं कि स्विस बैंक में, हाँ बुरा हो गया। 50 साल मैंने राजनीति में बीत चुका। सुनिए, लेकिन नौजवान गए। थैंक यू सर। आप नौजवान है। You can't question the ruling of the chair. The ruling of the chair is you are young. I bow down before you, sir. Now the question is, ये स्विस बैंक का चर्चा पहले शुरू हुआ। बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं स्विस बैंक। लिस्ट भी निकला, कोई विकीलीक्स निकाला, अब सब चुप हो गए, शांत हो गए। कोई स्विस बैंक का नारा नहीं लगाते हैं। जब उधर बैठते थे हर रोज नारा लगाते थे, और आजकल चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? स्विस बैंक के साथ हमारा डीटीए ट्रीटी साइन हुआ था अक्टूबर 2011 में, जबकि कांग्रेस सत्ता में थे, ये लोग नहीं थे। 2011 अक्टूबर महीना में स्विस बैंक के साथ हमारा डीटीए ट्रीटी हुआ। अब ये लोग तो संत है, आश्रम से आए हुए हैं सब लोग। ये संत लोग 2.5 साल क्या कर रहे हैं? स्विट्जरलैंड से इंफॉर्मेशन लाके सबको क्यों नहीं पकड़ाया? ये सवाल पैदा होती है कि संतों का सरकार है तो ये भी जुमला है। पानामा पेपर्स में बहुत रिपोर्ट आया। उसका पहले 2012 साल में in February 2012 CBI director, no less than a person like CBI director, he said that 500 billion US$ funds of Indians stashed outside the country and stored in different tax haven, and the experts say major portion of the money has been laundered back into India through foreign investments. FDI बढ़ रहा है। और ये टैक्स हेवेंस कहां पे है सब जानते हैं, लेकिन पानामा का नाम हमने सुना था नहीं। पानामा एक सिगरेट का नाम था। जब हम लोग कॉलेज में सिगरेट पीते थे उस समय हम पानामा पीते थे। सॉरी, आई शुड नॉट टेल दैट। स्मोकिंग शुड नॉट इंजूरियस टू हेल्थ।
I correct myself. Good. And that should be expunged. That should be expunged. The cigarette portion should be expunged. No, that injurious to health should be there. Cigarette smoking is injurious to health should be there. I stand corrected. Yeah. Now, Panama Island, a picturesque island, sir. Beautiful island. लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे मान्यवर इन लोगों का पैसा वहां पे जमा हुआ है और ये जब निकाला गया, ये जो अखबार में आया इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है, वो जो कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन्होंने निकाला और उससे पता चलता है कि उसमें 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने निकाला, 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, और देखा जाता है कि उसमें 500 इंडियन नेशनल्स का नाम है जो फर्जी अकाउंट खोल के वहां पैसा जमा किया और उसमें हमारे बंगाल की बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अब अगर मैं भूल बोल दिया, गलत बोल दिया, मुझे शास्ति दीजिए, सजा दीजिएगा। उसमें बंगाल की बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम है। मुझे मालूम नहीं है वो लीगल रूट से गया कि इलीगल रूट से गया, तो सरकार के काम है, छानबीन करेगा, देखेगा। रमेश जी कुछ बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, रमेश जी बोल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आदमी का नाम है। क्या हुआ, क्यों जांच नहीं हो रहा है? तृणमूल का लीडर लोगों को पकड़ो और जेल में भेजो, इतराज नहीं। लेकिन संतों का सरकार, आश्रमाइट्स, आप लोग खामोश क्यों है पानामा पेपर्स के बारे में? कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, पूछताछ तो कीजिए कम से कम। तो ये सब चल रहा है सर। तो ये जो काला धन की जो आवाज उठाया गया, डीमोनेटाइजेशन किया गया सिर्फ काला धन को पकड़ने के लिए, ये भी एक चुनावी जुमला है। इसलिए एक पैसा भी काला धन बरामद नहीं हुआ, नहीं होगा नहीं, क्योंकि सरकार जानते हैं ये भी मिले हुए हैं, मिली भगत है। सर, ये डिमोनेटाइजेशन नोटिफिकेशन जो हुआ है, ये हमारे सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट का, हमारे लीडर, मतलब हमारे कानूनी बरादरी का लीडर मनु अभिषेक सिंह जी बैठे हुए हैं, वो शायद मुझे सपोर्ट करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन में बताया गया, it exercise of powers conferred under Section 26 subsection 2 of the RBI Act 1934, government on the recommendation of Central Bank, that is Reserve Bank, has decided to declare the 500 rupee notes and 1000 rupee notes not to be legal tenders. Nobody can challenge. The objectives, nobody can challenge. The legal way the government has issued the notification, nobody can challenge. Although some people have challenged the Supreme Court. I am not of that. My view is that up to this, if I take on a plain reading of that provision, it is all right. But what exactly happened? What exactly happened? I have a newspaper, sir, the Indian Express. If you kindly permit, I can read only a few lines from the newspaper. It is dated January 10, 2017. It says, inter alia, and I quote only 2-3 lines, government, this is the report submitted by the RBI to a standing committee of parliament, and it has been reported with quotations in this newspaper on the front page. Government on 7th November 2016 advised the Reserve Bank
that to mitigate the triple problems of counterfeiting, terrorist financing and black money, the Central Board of the Reserve Bank may consider withdrawal of the legal tender status of notes in high denomination. So it was the directive from the government to the Reserve Bank that you should discuss and decide and send the recommendations to the government. But the Act says no. The provisions of the Act says, on the recommendation of the RBI, the government may take the decision. पहले घोड़ा रहेगा, उसके पीछे गाड़ी रहेगा. घोड़ा का पहले गाड़ी नहीं रहेगा. The cart cannot be placed before the horse. Here, the RBI has been subjugated. It has acted on the dictates of the government. And the RBI did not have any planning. RBI did not have any preparations. All on a sudden, it was a bolt from the blue that the government asked the RBI that you send your nomination, recommendations. Provisions of the law does not say that. And next day, it was said it was surgical attack. Surgical attack on the RBI, surgical attack on the legal framework, surgical attack on the people of this country, and the Supreme Court, Honorable Supreme Court also remarked, observed, it was not a surgical attack, it was carpet bombing, quote unquote, carpet bombing. As a result of which, not only 135 people died for the shock and trauma, but also millions of people, अभी वो जो चलता फिरता मुर्दा है, वो वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर का, प्लांटेशन लेबरर, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, सब बर्बाद हो गए. हिंदुस्तान के जो हमारा बुनियाद है, इनफॉर्मल सेक्टर, उस बुनियादी ढांचा को हमने बर्बाद कर दिया. और हम गा रहे हैं गीत, यहाँ संगीत गा रहे हैं हमारे वित्त मंत्री जी बजट में. तो डिमोनेटाइजेशन के बारे में मैं और एक बुलेट पॉइंट बोलना चाहता हूं, क्योंकि मोनू अभिषेक सिंघवी जी है, उनके सामने बोलने में मुझे उत्साह मिलता है इस बारे में कि एक जो लिमिट सीलिंग लगा दिया गया, दैट हमारा बैंक अकाउंट है, सबका बैंक अकाउंट है, आप पहले बोला इतने राशि आप उठा सकते, उससे ज्यादा नहीं उठा सकते, फिर धीरे धीरे करते करते अभी 24,000. किस कानून के आधार पर? उस नोटिफिकेशन में उस बारे में कोई उल्लेख नहीं है. और अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं और वो नोटिफिकेशन में बताया जाता है, सीलिंग इंपोज किया जाता है, ये सरकार को दायित्व बनता है कि किस कानून के आधार पर, किस कानून के कौन प्रावधान के आधार पर ये सीलिंग इंपोज किया गया, इसको उल्लेख करने पड़ेगा जरूर. अगर उल्लेख नहीं करते हैं तो ये स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, ये स्पीकिंग नोटिफिकेशन नहीं है. और इसलिए ये नॉन स्पीकिंग नोटिफिकेशन इज एक्स फेसी इलीगल. अभी वित्त मंत्री जी आ गए, वो तो हमारे हिंदुस्तान के और बाहर देशों के भी माने हुए कानूनी हस्ती है. मैं जानना चाहता हूं कि किस कानून के आधार पर यह सीलिंग इंपोज किया गया. अगर कोई कानून है तो वो नोटिफिकेशन में उसको उल्लेख क्यों नहीं किया गया. फिर उन्होंने बोला कि ये कानूनी सवाल है. दूसरी बात है कि सर परसों क्वेश्चन आवर में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने सभा में बताया that not for a single day there had been any shortage of cash. सारा हिंदुस्तान चौंक पड़े, वित्त मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, होश में तो है.
उन्होंने बोला कि एक दिन के लिए भी कोई करेंसी क्रंच नहीं था। इसका मतलब बैंकों में सारे पैसा था, एटीएम में सारे पैसा था, तो फिर क्यों हिंदुस्तान के करोड़ों आदमी को कतार में खड़ा होने पड़ा। ये सुन के वो जो 135 आदमी मर गए और कब्र के नीचे सोए हुए हैं, वो भी जाग जाएंगे। वो भी जाग जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं वित्त मंत्री जी कि एक दिन के लिए भी करेंसी क्रंच नहीं था, बैंकों में सारे पैसा था, एटीएम में सारे पैसा था। अब चिदम्बरम जी आज बता रहे थे साउथ इंडिया में कि इतने सारे एटीएम में आज भी पैसा नहीं है। और डिजिटल, बहुत अच्छा डिजिटल। हमारा एटीएम खत्म हो गया उस समय, हमारा एटीएम का जुबान बंद हो गया, लेकिन पेटीएम चालू हो गया। और पेटीएम का पीछे अलीबाबा है, और अलीबाबा का साथ 40 चोर भी है। एटीएम चला गया, पेटीएम आ गए, कितना पैसा कमाया मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोल रहा हूं। एक स्टैंडिंग कमेटी में आरबीआई की कोई अधिकारी ने बोला कि हमारे गुड फ्रेंड्स बोल रहे थे कि अगर और पहले डिमोनेटाइजेशन होता तो हमारा और ज्यादा लाभ होता है। ही वॉज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। सो ये अलीबाबा 40 चोर का हिस्सा कब आदमी जाने, सबको मालूम पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन मालूम पड़ेगा जिस दिन इस संतों का, सरकार का जो चेहरा है, असली चेहरा, वो सामने आ जाएगा। वो जयललिता जी का एक हिंदी फिल्म बना था, गुजर गए, मैं उनको बहुत श्रद्धा करता हूं। इज्जत, धर्मेंद्र हीरो थे, बहुत पुरानी, एक ही फिल्म किए थे उन्होंने, हिंदी फिल्म धर्मेंद्र जी के साथ। 1970 में मोहम्मद रफी जी का गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और क्या मिलिए, गाने का 2 लाइन था, क्या मिलिए इन ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये संतों का सरकार के लिए मोहम्मद रफी जी का वो गाना एकदम सही है, बिल्कुल सही है। सर मैं तो आपको स्वीकार करता हूं, आप संतों का सरकार है, मैं तो आपको दुश्मन नहीं बोल रहा हूं, मैं तो संत बोल रहा हूं। सर अभी पैरा 13 में हमें कविता सुनाया वित्त मंत्री जी ने। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप, डरते हैं नहीं राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं आइए आप। वाह, क्या कविता सुनाया वित्त मंत्री जी ने। तो मुझे याद पड़ा एक पुराने शेर का, ये कविता सुनते सुनते, एंड आई सेड, आई कोट, वो समझता है कि हर शख्स बदल जाते हैं, उसे लगता है जमाना उसके जैसा है। तो ये कविता ठीक है, शायरी ठीक है, लेकिन सर ये बजट एक सीरियस डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। अभी देखिए पैरा 21 में उन्होंने क्या बोला। पैरा 21 में उन्होंने बोला, लास्ट ईयर्स बजट स्पीच I focused on income security of farmers to double their income in 5 years. लास्ट ईयर उन्होंने बोला था। सवाल पैदा होती है, एक साल में डबल हुआ क्या है? एक साल में नहीं हुआ। अच्छा 5 साल ना, ठीक है, आप मंत्री जी का बात मान लिया मैंने। 5 साल के लिए बोला, ठीक, आपने ठीक किया, सुधार दिया मुझे। 2014 का चुनावी जो इस्तेहार, इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी पार्टी ने निकाले थे, उसमें क्या था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम किसानों का जो प्रॉफिट हम डबल कर देंगे। तभी 2.5 साल में कितना डबल हुआ, कितना बढ़ा, कुछ तो आंकड़े दीजिए।
सरकार की तरफ से कुछ तो स्टैटिस्टिक्स हमको सदन में दीजिए ताकि हम देखें सरकार अच्छा परफॉर्म कर रहा है और चुनावी जो उन्होंने एश्योरेंस जनता को दिया था वो एश्योरेंस वो पूरी कर रही है। सर सब चुनावी जुमला है, क्या करेंगे सर। पैरा 64 to 67 हेल्थ के बारे में बताया गया, लेकिन और कमेंट कर सकते अच्छा हेल्थ में द यूनियन बजट ऑफ 2017-18 shows an increase of 23% in the allocation for health care. I congratulate the finance minister for increasing the health allocation to the extent of 23%. But again, but is important. But these figures are quite deceptive when you consider the overall picture. The budgetary increases are shown against the previous year's figures, and when you realize that FM had instituted an unprecedented cut of 13% on the budget allocation for health in 2015-16, it shows the hollowness of these apparent increases. जैसे सेल होता है, स्टॉक क्लियरेंस सेल, सामान का दाम पहले हमने 100 रुपया बढ़ा दिया, फिर मैंने बोला 50% डिस्काउंट, इधर ही उल्टा हुआ। इधर 2 साल से हेल्थ का बजट ये घटाते गए और इस बार आके 23% इंक्रीज करके बोल रहे हैं देखो मैंने 23% इंक्रीज कर दिया। तो ये ऐसा हो रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ हेड्स। तपन बाबू बोल रहे हैं तो वो एडजस्टमेंट ऑफ हेड्स है। सर पैरा 83 प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, तपन दा विल बेयर मी। Privatization of railway, Metro Rail Act will be enacted, which will facilitate greater private participation and investment in construction and operation. East India Company जब 1863 में, 1861 में जब रेलवे इंट्रोड्यूस किया, तो उस समय सरकार के पास रेलवे नहीं था। बहुत बाद 1934 में, शायद 1924 में सरकार ने रेल कंपनी अपनाया। वो जो बॉम्बे से थाने तक रेल चला शुरू हुआ, रेल का जो सिलसिला हमारा देश में, रेल परिसेवा बंगाल में भी, हर हिंदुस्तान में, उस समय सारे प्राइवेट कंपनी थे। तो हमारे सरकार मेट्रो रेल से शुरुआत कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। बजट तो छीन लिया, प्रभु जी की कृपा से हम लोग वंचित हो गए, अभी जेटली जी का कृपा से हमको चलने पड़ेगा सबको। तो रेलवे अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मेट्रो से शुरुआत, धीरे धीरे सारे रेल चला जाएगा प्राइवेट के हाथों में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1861 में जो किया था उसी जगह वो घड़ी को पीछे ले जा रहे हैं। ठीक है, सरकार का रवैया है, जनता सपोर्ट करे या ना करे चुनाव में देखना है। सर पैरा 164, हाँ चुनाव में देखें, पहले तो यूपी में देखेंगे, फिर उसका बाद वहां हमारा उम्मीदवार नहीं है लेकिन फिर भी देखेंगे। 164 पैरा 164 राज्य डेमोक्रेसी इलेक्टोरल फंडिंग। हमारा पार्टी तृणमूल कांग्रेस, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है हमारे पास, जब से पैदा हुआ हमारा पार्टी, जब से हम चुनाव में लड़ रहे हैं, 20 साल से ज्यादा समय से, हर चुनाव इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारा यह मांग है कि करप्शन को हटाने के लिए सबसे बड़ा कदम होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट फंडिंग होना चाहिए चुनाव में। स्टेट फंडिंग हम पहले से हमारा दावी है। अभी उन्होंने क्या किया, स्टेट फंडिंग एंड थ्रू इलेक्शन कमीशन, नॉट थ्रू गवर्नमेंट। द फंडिंग शुड बी मेड through the election commission, that is the constitutional authority. ये हमारा मांगे हैं। सरकार ने क्या किया, 20,000 लिमिट था कैश का, उसको 2,000 बना दिया। तो जो लोग 19,000 दिखाता था वो अब 1,900 दिखाएगा, 1,009 है, क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा श्रम देने पड़ेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जो लोग ये करते हैं वो ज्यादा टाइम देंगे। आप बोल रहे हैं कि
कोई भी बॉन्ड खरीदो उसको आइडेंटिटी देने पड़ेगा, आई कार्ड देने पड़ेगा, उसको उसका आइडेंटिटी क्या है उसको बोलने पड़ेगा। बॉन्ड खरीदने का कौन आएगा आपको बॉन्ड खरीदने के लिए? और अपर लिमिट क्यों नहीं है? कोई अपर लिमिट नहीं है। कैश का तो है, लेकिन कैश आउट चेक मिला के फूल मिला के कोई तो अपर लिमिट होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी इससे ज्यादा डोनेशन नहीं ले सकते। कहां अपर लिमिट है? इसका मतलब यह है जैसे कि बड़े मछली छोटे मछली को खा जाते हैं, ये बड़े पार्टी जो सत्ता में है ये छोटे पार्टी लोगों को खाने का ये इरादा है इनका। ये भी एक जुमला है, ये भी एक जुमला है। सब मद्देनजर रखते हुए कि चुनाव है यूपी में, ये मद्देनजर रखते हुए ये सारे ऐलान बजट में कर दिया गया। नहीं तो हम चाहते हैं कि इस पर नेशनल डिबेट हो, सरकार नेशनल डिबेट इनवाइट करे, सब पार्टी को बुलाए, पब्लिक से ओपिनियन मांगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे किया जाए। बहुत सारे चीजें, फंडिंग के अलावा और भी चीजें हैं। तो ये मेरा सबमिशन है इस बारे में। सर, मैं अभी खत्म करना चाहता हूं। मोदी जी का एक सफर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक सफर हुआ था 1.5 साल पहले चाइना में, शायद शंघाई में, मुझे याद नहीं है। तो वहां इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा जो समावेश अरेंज किया गया था, मीटिंग अरेंज किया गया था। तो उन्होंने, तो फिर गाना आ जाता है मुझे, क्यों जाने क्यों बार बार हमारे मन में गीत आ जाता है। नहीं, वो मोदी जी का भाषण सुनते हुए ये गीत याद आ जाता है। मोदी जी ने वहां भाषण में बोला, दुख भरा दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। मोदी जी ने ये 2 लाइन उन्होंने बोला था उनकी भाषण में। तो मुझे लगा कि मैंने ये कहां सुना, मैंने कहीं सुना होगा। हाँ, देखिए एक मदर इंडिया फिल्म का गाना, 70 साल पहले, 57 का फिल्म था, 60 साल पहले, 60 साल पहले फिल्म रिलीज हुआ था। 60 साल बाद हमारा देश के प्रधानमंत्री चीन में जाके मदर इंडिया का गाना गा रहे हैं। क्या सौभाग्य है हमारे। वो गीत किसने लिखा था? मरहूम शकील अदायुनी जी ने, और वो शरबत किया था मरहूम नौशाद जी ने, और गाया था मोहम्मद रफी, मन्ना डे, शमशाद बेगम, आशा भोसले वगैरह वगैरह। कोरस गाना था, कोरस गाना था। थोड़ा बहुत तो सर मैं खत्म करने वाला हूं। तो वो 2 लाइन के बाद भी और बहुत कुछ लाइन है, जो अहम लाइन जो मोदी जी ने नहीं बोला। उसमें था, पहले तो था, मैंने दोहरा रहा हूं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लाओ रे। ठीक है। उसका बाद था जो अंतरा थे, उसमें अंतरा में थे, आज तो जी भर नाच रे पागल, आज तो जी भर नाच रे पागल, कल न जाने रे क्या होए, दुख भरा दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो प्रधानमंत्री जी को ये लफ्ज मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सत्ताधारी जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए, मंत्री जी या सदस्य, जिनके साथ मोदी जी का संपर्क बहुत अच्छा है, ये रेनकोट तो ठीक है, उनका विचार है, लेकिन मदर इंडिया का इस गाने का जो गाना उन्होंने शुरुआत किया था चाइना में, वो अंतरा भी उनको थोड़ा सुना दीजिए कि आज तो जी भर नाच रे पागल, कल न जाने रे क्या होए, दुख भरा दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं।